Hello friends, it is day 10 and we are here with another video of 7 pages a day, and today we will be studying another 7 pages of the series. कल हमने GBS के बारे में तक पढ़ लिया था. GBS में हमने कल लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था, आई विल डिस्कस दैट अगेन विद यू. GBS में क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है एंड ये आपका मोस्ट ऑफनली आपका 4 वीक्स में ख़त्म हो जाता है एंड कंप्लीट रिकवरी विल टेक 3 to 6 months. ठीक है. देन GBS में आपका मोटर वीकनेस होती है एंड असेंडिंग फैशन में आपका ये पैरालिसिस होता है या वीकनेस होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फीट, लेग्स एंड देन मूव्स अपवर्ड. ठीक है. और इसमें एयरवे कंप्रोमाइज़ हो जाता है. इसमें रेस्पिरेशन पे आपको मेन ध्यान रखना होता है. ठीक है. आज आगे का पढ़ते हैं. हंटिंगटन डिजीज़ में क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द प्रोग्रेसिव अट्रोफी ऑफ द बेसल गैंग्लिया and portions of the cerebral cortex. So the cardinal symptoms include extreme emotional lability, dementia and uncontrolled limb movement. ठीक है. तो हंटिंगटन डिजीज़ आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कुछ पोर्शन में मसल अट्रॉफी हो जाता है. ठीक है. प्रोग्रेसिव अट्रॉफी होता है एंड इसमें आपका इमोशनल एबिलिटी, डिमेंशिया, अनकंट्रोल्ड लिम्ब मूवमेंट, दीज विल बी द क्लिनिकल सिम्टम्स इन दिस. देन अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑफ C3 और अबव इज़ यूजुअली फैटल बिकॉज मसल्स यूज्ड फॉर ब्रीदिंग आर पैरालाइज. ठीक है. तो C3 वाले जो हमारे स्पाइनल इंजरी होती है C3, 4, 5, तो इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग देखने के लिए, ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिल सकता है एज द मसल्स विच आर यूज्ड इन द ये ब्रीदिंग आर पैरालाइज्ड इन दिस. ठीक है. देन आपका थोरेसिक एंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर होगा तो यू विल बी हैविंग लेग्स का डिसऑर्डर, ब्लैडर का डिसऑर्डर एंड बाउल मूवमेंट का डिसऑर्डर. ठीक है. देन स्पाइनल कॉर्ड रिसेक्शन है, सो द पर्सन शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ऑटोनॉमिक हाइपरफ्लेक्शिया. ठीक है. देन व्हेन द लेफ्ट साइडेड CVA इज़ इन्वॉल्व. ठीक है. तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है एंड इफ़ द लेफ्ट साइड इज़ इन्वॉल्व तो आपका राइट साइड में पैरालिसिस होगा. एंड अगर आपका राइट साइडेड इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर का, देन यू विल बी हैविंग द पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में आपका डिसऑर्डर्स आएंगे. ठीक है. देन द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज़ एन ऑल्टरेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो आपका फर्स्ट साइन ICP का इज़ विल बी this level of conscious का alteration. ठीक है. then if you elevate the head end approximately to 30 degrees it will help you to reduce the intracranial pressure by promoting the venous return. ठीक है. then head injury से very oftenly what happens, आपका hyperthermia होगा and the temperature will approximately go around 105 degree Fahrenheit. why head injury में hyperthermia देखने को मिल सकता है, because आपका hypothalamus may be injured, तो उससे आपका, क्योंकि वो थर्मोरेगुलेशन सेंटर है आपके बॉडी का, देयरफॉर यू मे सी सम वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऑल्सो. देन CSF आपको चेक करना है तो यू शुड टेस्ट इट फॉर ग्लूकोज, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है. देन उसमें आपका एंड दिस फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड इफ अ पर्सन हैज़ ड्रेनेज टेस्ट पॉजिटिव ग्लूकोज आफ्टर अ हेड इंजरी. इफ़ पर्सन कम्स टू यू आफ्टर हेड इंजरी, उसके ईयर या नोज से आपका क्लियर फ्लूइड निकल रहा है एंड यू टेस्ट द फ्लूइड एंड इट कम्स पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, देन इट मीन्स कि उसको दिस फ्लूइड इज CSF एंड इट शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द healthcare provided because it can be a emergency. Then a patient who is diagnosed with a meningitis should be placed in isolation with fewer source of stimuli. ठीक है. क्योंकि meningitis आपका is a bacterial disorder and इसमें infection होने का chance हो जाता है, therefore he should be placed in isolation and the stimulation should be reduced. ठीक है. Then a person with a lumbar puncture, तो उसका पोजीशन क्या होगा, ही विल बी पोजिशनड इन लाइंग ऑन हर नीज विद हर नीज कर्ल्ड अप टुवर्ड्स द चेस्ट. ठीक है. सो फीटल शेप पोजीशन लेकर आ सकते हैं ड्यूरिंग लंबर पंक्चर. ठीक है. देन फॉलोइंग द लंबर पंक्चर होने के बाद यू शुड टेक बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. ठीक है. देन व्हेन द क्लाइंट रिटर्न्स आफ्टर द CT स्कैन यूजिंग अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ही और शी शुड बी एनकरेज टू ड्रिंक मोर फ्लूइड्स. ठीक है. क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसको इंजेक्ट किया है, इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, सो देयरफॉर आस्क द क्लाइंट टू ड्रिंक मोर एंड मोर लिक्विड. ठीक है. देन डेफनेस एंड वर्टिगो
indicates the cranial nerve number 8 is affected, that is the vestibulocochlear nerve. ठीक है, देन हमारा द डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, जो स्नेलिन चार्ट है उसमें हमारा 20/20, 6/20 हम ये लिखते हैं. सो द डिनोमिनेटर दैट इज़ द बॉटम नंबर का मतलब होता है कि द क्लाइंट इज़ एबल टू रीड अ पर्टिकुलर लाइन स्टैंडिंग 20 फीट से फ्रॉम द स्टेलिन चार्ट. एंड जितना स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा उतना बेटर आपका विजन होगा. ठीक है, देन वेबर एंड रिनी टेस्ट हम करते हैं हियरिंग के लिए. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहला गाउट. ठीक है, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है आपके साइनोवियल जॉइंट्स में, इट लीड्स टू गाउट. ठीक है, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से गाउट हो जाता है. एंड यूरिक एसिड कहाँ डिपॉजिट होता है, आपके साइनोवियल जॉइंट में इट गेट्स डिपॉजिटेड. Then gouty arthritis is a metabolic disease which is characterized by urate deposits and pain in the joints, especially in the feet and legs. So gouty arthritis में क्या होता है, वही यूरेट डिपॉजिट्स हो जाएंगे एंड पेन होगा आपके जॉइंट्स में, स्पेशली कहाँ पे, फीट में एंड लेग में आपका पेन होगा. ठीक है, देन आपका अगर डायग्नोसिस करना है गाउट का, देन यू शुड डू सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट. ठीक है, नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल इज़ 2.5 to 8 मिलीग्राम पर DL एंड इफ़ इट इज़ मोर देन दिस देन इट विल इंडिकेट कि यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ है एंड इट मे इंडिकेट यू द इट मे हेल्प यू टू डायग्नोस द गाउट. ठीक है, then problem with purine metabolism results in increase in uric acid in the body. सो जिसको गाउट होता है उसको यू हैव टू एडवाइज टू टेक लो प्यूरिन डाइट. ठीक है, क्योंकि प्यूरिन की वजह से ही आपका यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ता है इन द ब्लड. ठीक है, ऑल्सो अगर किसी को हमारा ये सिस्टीन स्टोन्स है या ये वाले स्टोन्स होते हैं ना, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं जब, तो यूरिक एसिड वाले स्टोन में भी द पेशेंट इज़ एडवाइज टू टेक अ लो प्यूरिन डाइट. ठीक है, देन एलोप्यूरिनॉल, हाँ ड्रग ऑफ चॉइस हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है हमेशा. तो अगर क्रोनिक गाउट है तो यू विल be giving allopurinol to the patient. So chronic gout में allopurinol and administer it with the food. And if the acute gout is there and there is pain and swelling due to acute gout, तो आपको जो ड्रग देना है that is colchicine. ठीक है, administer early in attack and take it with food and increase the fluids. तो जो हमने कल लास्ट हम वो पढ़ते हैं ड्रग ऑफ चॉइस वाला, उसमें भी हमने एलोप्यूरिनॉल एंड दिस कोलिचिजिन के बारे में पढ़ा था. दैट एलोप्यूरिनॉल हम क्रोनिक में देते हैं एंड इन केस ऑफ अक्यूट गाउट वी विल बी गिविंग दिस कोलिचिजिन. ठीक है, देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस RA क्या होता है, इट इज़ क्रोनिक प्रोग्रेसिव सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट डिस्ट्रॉयज द साइनोवियल bone joints and connective tissue including the major organs and it is a autoimmune disease. ठीक है, so rheumatoid arthritis is a autoimmune disease. ठीक है, जो कि slowly increase होती है and progress होती जाती है. ठीक है, एंड द कनेक्टिव टिश्यू और आपके जो बोन जॉइंट्स हैं दे आर मेनली डिस्ट्रॉयड बाय इट, इन्फ्लेम हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अर्ली मैनिफेस्टेशन जो आपका RA में मिलेगा दैट विल बी बोन स्वेलिंग, जॉइंट स्वेलिंग. ठीक है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी. देन यू विल बी हैविंग सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस लाइक लो ग्रेड फीवर होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, एनोरेक्सिया होगा एंड पेरेस्थीसिया होगा. सो पेरेस्थीसिया इज़ ये फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द लिम्स. ठीक है, नमनेस वगैरह. Then RA causes bilateral and symmetrical stiffness and the pain in joints that is generally worse in the morning and it causes swelling of the small joints, for example the subcutaneous nodules of the fingers. ठीक है, तो RA में आपका क्या होगा, जो आपकी जॉइंट पेन होगा दैट विल बी वर्स इन द मॉर्निंग. ठीक है, जब आप सो के उठेंगे तब आपकी ज़्यादा ये होगी, पेन होगी, क्योंकि आप पूरे टाइम रेस्ट मोड पे थे, अब अचानक से उठ रहे हैं, सो आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन इंक्रीज़ होता है. ठीक है, एंड एज द डे गोज़ ऑन, आप जब कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं या कुछ काम करते हैं तो आपका जो ये है जॉइंट पेन दैट रिड्यूसेस. ठीक है, सो इसमें आपका क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है स्मॉल जॉइंट्स की, जैसे आपके नोड्यूल्स होते हैं जो फिंगर्स में सबकट नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे आपके जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन या जो स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है.
Next, coming to osteoarthritis. Osteoarthritis non-inflammatory degenerative disease है joint की, which is marked by progressive pain and relieved by rest. So osteoarthritis में क्या होगा, आपका degenerative joint disease है and non-inflammatory है. RA एंड ऑस्टियो में ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है. तो हमारा RA जो था इट वाज हमारा व्हाट इन्फ्लेमेटरी, ठीक है. ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लेमेटरी. देन RA में आपका क्या होता है, स्लोली एंड क्रोनिक आपका ये डिजनरेशन होता है, इसमें भी आपका डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है. देन आपका RA में जो पेन होता है दैट इज़ मोर इन द मॉर्निंग, ठीक है. तो बट जो आपका ये है पेन, ये आपका जब रेस्ट करते हैं तब रिलीव होता है, वेरेज जो RA का पेन था वो आपका रेस्ट के बाद ज़्यादा होता है, ठीक है. सो दीज आर सम मेन डिफरेंसेस इन दिस. देन इट इज़ यूजुअली दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ यूजुअली इन्वॉल्विंग द वेट बियरिंग जॉइंट्स. तो जो जिनमें ज़्यादा वेट पड़ता है वो जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है. Osteoarthritis is also characterized by loss of cartilage on the articular surfaces on the weight bearing joints of the with spur movement, ठीक है. सो जो आपके जॉइंट्स होंगे ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, यहाँ पे जो आपका इनके सरफेस पे हमारा जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा पेन होता है, ठीक है. सो दिस इज़ वन सिम्टम. देन नेक्स्ट कमिंग टू इट अकर्स इन वन हिप और नी एंड नॉट ऑन द अदर, ठीक है. सो ये क्या होता है आपका यूनिलेटरल होता है मोस्टली एंड इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. It is the characteristic feature of osteoarthritis is joint stiffness that decreases with activity and movement and pain is however increased with activity, ठीक है. तो जो आपका ये है क्या बोलते हैं जॉइंट स्टिफनेस, वो आपकी कम होती है विद एक्टिविटी, ठीक है. तो जॉइंट जब एक्टिविटी नहीं करेंगे स्टिफ हो जाएगा जॉइंट, बट व्हेन यू विल डू एक्टिविटीज़ द जॉइंट स्टिफनेस डिक्रीजेस एंड द बट जो होता है पेन होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है विद एक्टिविटी, इसलिए आपको इसमें रेस्ट करना चाहिए टू रिलीव द पेन. देन ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली उन क्लाइंट्स को होता है दोज हु आर ओवरवेट, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर causing decreased bone mass, increased risk of factors. Causes of osteoporosis include calcium and estrogen deficiency and post gastrectomy clients are more susceptible to it, ठीक है. तो जो osteoporosis होता है वो हमारा उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बोन डेंसिटी है, बोन मास है, इट गेट्स डिक्रीज्ड एंड जो आपका फ्रैक्चर होने का चांस है वो इंक्रीज़ हो जाता है. किनको ज़्यादा होता है ये, जिनमें कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जिनमें ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी है एंड पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी क्लाइंट्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर दिस ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस का क्लाइंट जो है उसमें हाइट लॉस मिलेगा, ग्रेजुअल लॉस इन द हाइट मिलेगा आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है. मेनोपॉज के बाद वैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, देयरफॉर द चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ मोर इन मेनोपॉजल वुमेन्स, ठीक है. Then bunions, these are congenital or may be acquired by wearing shoes that are too narrow. तो बहुत पतले शूज़ पहनने से, छोटे शूज़ पहनने से या हाई हील्स पहनने से बनियन होने का चांसेस हो जाता है. एंड दीज इंक्रीज द प्रेशर ऑन द बर्सा एट द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स. तो आपका जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स होता है वहाँ पे इनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से आपको ये मेन बनियंस देखने के लिए मिलता है. दिस कैन बी ड्यू टू वेयरिंग नैरो शूज़, शॉर्ट शूज़ या फिर हाई हील्ड जो सैंडल्स गर्ल्स पहनती हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट इज द नर्स एक्सपेक्ट्स अ क्लाइंट विद कार्पल टनल सिंड्रोम टू एग्जिबिट अ पॉजिटिव टिनल साइन, ठीक है. तो जिन पेशेंट में क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उनमें टिनल साइन पॉजिटिव दिखेगा. व्हाट इज टिनल साइन, इसमें क्या होता है, टिंगलिंग और शॉक लाइक पेन रिएक्शन टू लाइट परकशन ओवर द मीडियन नर्व एट द रिस्ट. तो आपके जब जो मीडियन नर्व हैं उसमें जब परकशन हैमर से हल्की सी ये परकस करेंगे तो जो हाथ होगा उसमें पेशेंट के क्या होगा, टिंगलिंग या शॉक लाइक पेन होगा, ठीक है. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टिनल साइन विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फैलन साइन. तो फैलन साइन में क्या होगा, जो हैंड्स हैं उसको ना हम ऐसे जैसे नमस्ते करते हैं ना वैसा उल्टा करके नमस्ते कर जैसे करना होता है, ठीक है. सो पॉजिटिव फैलन साइन भी हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम का एक साइन है, ठीक है. एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हैंड टिंगलिंग
टिंगलिंग एंड नमनेस इन अक्यूट रिस्ट फ्लेक्शन, ठीक है। तो रिस्ट फ्लेक्स होगा, जैसे नमस्ते करेंगे तो आपका जो रिस्ट होता है वो फ्लेक्स होता है, उसकी वजह से क्या टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन मिल सकती है इन द हैंड्स ऑफ द पेशेंट। सो दीज आर 2 पॉजिटिव टेस्ट इन केस ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। Then what a classical feature of lupus is a butterfly rash over the bridge of the nose। तो जो SLE होता है उसमें आपका मेन जो सिम्टम देखने के लिए मिलता है दैट इज़ अ बटरफ्लाई रैश ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में मेन रोल क्या होता है, इट इज़ हिप अबडक्शन एंड हाइपरफ्लेक्शन, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें को प्रिवेंट करनी होती है, हिप अबडक्शन को एंड हाइपरफ्लेक्शन को। एंड हाउ विल यू अवॉइड हिप अबडक्शन के लिए आपको एक पेशेंट को टीच करना है कि वो बेंडिंग नहीं करेगा अपना हिप्स को बियॉन्ड 90 डिग्रीज। देन असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि रेज टॉयलेट सीट शुड बी देयर, ठीक है, टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन। देन अबडक्शन पिलोज डालने हैं बिलो द लेग्स, ठीक है, दोनों लेग के बीच में पिलोज डालने हैं सो दैट द रिस्क ऑफ हिप डिसलोकेशन इज रिड्यूस्ड बाय प्रिवेंटिंग द अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग्स। देन टीचिंग द क्लाइंट टू अवॉइड क्रॉस लेग करने के लिए भी नहीं बोलना है एज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हिप डिसलोकेशन। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन टीच द पेशेंट विद हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी to prevent the hip abduction and hyperreflection, ठीक है। then abduction pillow, splint या wedge या regular bed pillows may be used between the legs to prevent the abduction। then the client who undergoes lumbar laminectomy, he should be moved using a log rolling technique। so always use a log rolling technique with the patient who have undergone this lumbar laminectomy, ठीक है। compartment syndrome important है, secondary edema होता है इसमें which causes an increase in the pressure in the closed spaces on the tissue compartment formed by inelastic fascia। तो compartment syndrome में हम हटाने के लिए fasciotomy करते हैं, ठीक है। जो मसल्स के ऊपर हमारे fascia होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रेशर क्या होता है, जो सर्कुलेशन होती है वो रुक जाती है, आर्टीरियल ऑक्लूजन हो जाता है एंड इट कैन लीड टू इश्कीमिया। सो देयरफॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हम जो वो होती है सर्जरी होती है फैशियोटॉमी करते हैं, ठीक है। देन अर्लीस्ट सिम्टम हमारे कंपार्टमेंट सिंड्रोम का है अनरिलेंटिंग प्रोग्रेसिव पेन विच इज़ डिस्टल टू द इंजरी एंड इज़ अनरिवील्ड बाय एनाल्जेसिक्स। सो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसमें अर्ली सिम्टम होगा आपका बहुत ज़्यादा पेन डिस्टल टू द इंजरी, ठीक है। तो जो जहाँ पे इंजरी हुई है उसके जस्ट आगे आपका पेन होगा एंड इतना पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है विच इज़ नॉट इवन रिलीव्ड बाय द एनाल्जेसिक्स, ठीक है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व द स्किन चेंज कलर टू डिटेक्ट पेलर विच इज़ अ लेट सिम्टम ऑफ दिस सिंड्रोम, ठीक है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो आपको इश्कीमिया के लिए पेशेंट को डिटेक्ट करता रहना है, स्किन चेंजेस को देखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ फैट एम्बोलिज्म। तो फैट एम्बोलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो कि हमारा होता है आफ्टर द दिस लॉन्ग बोन्स जैसा फीमर हो गया या कुछ हो गया, इनके फ्रैक्चर की वजह से आपका क्या हो जाता है, फैट एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें क्या होगा, जब बोन टूटेगी तो उसके जो फैट्स होते हैं वो गेट सर्कुलेटेड एंड उसकी वजह से जो एम्बुलाई होगा वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है आपके सर्कुलेशन को, विच मे कॉज डिस्पनिया, चेस्ट पेन, कफिंग, टेकिकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस इन द पेशेंट, ठीक है। देन टर्निंग द क्लाइंट every 2 hours and keeping the heel of the bed are the key nursing intervention to prevent pressure ulcers, ठीक है। सो प्रेशर अल्सर के लिए आपको क्या करना है, every 2 hourly you have to reposition the client, ठीक है। देन जो उसका पेशेंट का हील्स है उसको थोड़ा एलिवेट करके रखना है, या यू कैन कीप पिलोज अंडर इट सो दैट द प्रेशर अंडर द हील्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है। बिकॉज ऑफ बोन इरोजन पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो मल्टीपल माइलोमा में आपका बोन इरोजन की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है एंड इट इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ये मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। देन पैगेट्स डिजीज़ बोन डिजीज़ है आपकी विच विल बी अफेक्टिंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पर्सन एंड इट इज़ मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, सॉफ्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो पैगेट्स डिजीज़ में क्या होगा, बोन की इन्फ्लेमेशन होगी, सॉफ्ट हो जाएंगी बोन्स, थिक हो जाएंगी बोन्स, ठीक है। एंड इट अकर्स मेनली इन द मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल।
नेक्स्ट इज एक्सेसिव बोन डिस्ट्रक्शन एंड अनऑर्गेनाइज्ड बोन रिपेयर रिजल्ट्स इन द बोइंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो अगर आपका बोन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है एंड बोन रिपेयर नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सो उसकी वजह से जो बोन्स हैं वो उनमें बोइंग हो जाएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी, ठीक है, झुक जाएंगी। देन अ रेडेंड एरिया डज नॉट ब्लैंच इज अ स्टेज 1 अल्सर एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एग्रेसिवली टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द अदर स्टेजेस। ठीक है, सो रेड एरिया जो कि ब्लैंच नहीं होता, ठीक है, जिसमें प्रेशर हटाने से इट इज़ नॉट गेटिंग ब्लैंच, मतलब ब्लैंच हट नहीं रहा है उसका, ठीक है, जो वाइट हो गया है एरिया दैट इज़ नॉट गेटिंग रेड अगेन, तो उसमें क्या होता है आपका, इसमें जो होता है ये स्टेज 1 अल्सर का आपका साइन है एंड इट शुड बी ट्रीटेड वेरी एग्रेसिवली, मतलब बहुत अच्छे से इसको केयर करना है, क्योंकि अगर आपका स्टेज 1 आ गया है एंड इफ़ यू आर नॉट केयरिंग फॉर द पेशेंट देन क्या होगा, आपका स्टेज आगे आगे इंक्रीज हो सकता है। देयरफॉर यू हैव टू असेस फॉर द पेशेंट एंड कंटिन्यूस उसकी पोजीशन चेंज एंड अगर आपको मैट्रेस चेंज करना है, एयर मैट्रेस लगाना है, वाटर मैट्रेस लगाना है, यू कैन यूज़ दोज स्टफ्स ऑल्सो। ठीक है, देन फैंटम लिम्ब पेन कब होता है आपका, इट अकर्स व्हेन एन एम्प्यूटी, जो जिसका भी एम्प्यूटेशन हुआ है, इफ़ द एम्प्यूटी कंप्लेन्स द सीवियर पेन इन द रिमूव्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो द पेशेंट विल टेल यू, अगर उसका लेफ्ट लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब इट हैज़ बीन एम्प्यूटेटेड, सो पेशेंट विल टेल यू कि उसको लेफ्ट लिम्ब पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, विच इज़ द साइन ऑफ फैंटम लिम्ब पेन। ठीक है, 3 मेजर नर्सिंग कंसर्न दैट आर रिलेटेड टू द केयर ऑफ एम्प्यूटी। ठीक है, तो एम्प्यूटी में हमने 3 मेन चीज़ें देखनी हैं। फर्स्ट इज स्टम्प केयर टू प्रोवाइड हीलिंग, टू प्रमोट हीलिंग, देन एक्सरसाइज टू मेंटेन द टोन एंड unaffected muscle needed for crutch walking, then physiological support for the loss of the body part and phantom pain may occur। ठीक है, सो 3 चीज़ें क्या हैं, स्टम्प केयर प्रोवाइड करनी है हीलिंग के लिए, आपको एक्सरसाइज करवानी है टू मेंटेन द मसल टोन एंड ऑफ द अनअफेक्टेड पार्ट, जो अनअफेक्टेड पार्ट है उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज करानी है, क्योंकि क्रच वॉकिंग में पेशेंट को नीड पड़ेगी। ठीक है, देन यू हैव टू प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट टू द लॉस ऑफ द बॉडी पार्ट टू द पेशेंट। ठीक है, देन द नर्स नेवर डाउट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग पेन इन द रिमूव्ड बॉडी पार्ट, इंस्टेड द पेन इज ट्रीटेड एग्रेसिवली विद मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। ठीक है, सो जो पेन है उसको अगर इफ द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग पेन इन द रिमूव्ड बॉडी पार्ट, देन इट शुड बी ट्रीटेड एग्रेसिवली। ठीक है, एंड उसको मेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी दोनों से ही ट्रीट करना चाहिए। टू रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द एम्प्यूटेटेड लिम्ब, द रेजिडुअल लिम्ब शुड बी एलिवेटेड ऑन अ पिलो फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स और लेस। ठीक है, सो जो एम्प्यूटेटेड लेग है उसमें स्वेलिंग ना हो, सो पेशेंट का दैट लिम्ब शुड बी एलिवेटेड इन द पिलो फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, नर्स को चेक करना चाहिए द रेजिडुअल लिम्ब पीरियोडिकली टू इंश्योर दैट इट लाइज कम्प्लीटली फ्लैट इन द ब्लेड। ठीक है, जो अनअफेक्टेड लिम्ब है और जो बचा हुआ लिम्ब है, एम्प्यूटेड पार्ट के पीछे वाला जो भी पार्ट बचा हुआ है, इट शुड बी फ्लैट इन द बेड। ठीक है, देन कास्ट केयर करनी है। कास्ट केयर में क्या होना है, सपोर्ट द ड्राइंग कास्ट ऑन पिलोज, डू नॉट कवर कास्ट ड्राइज बाय रूम एयर, नॉट बाय फास्ट एयर और hair blower, use palm of your hand to support the drying cast। ठीक है, सो दीज आर सम कास्ट केयर एंड जब भी कोई भी क्लाइंट कास्ट में है, यू हैव टू असेस द पल्सेस, कलर, मूवमेंट, सेंसेशन डिस्टल टू द कास्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका अगर कास्ट ज़्यादा टाइट है, इट मे लीड टू कंप्रेशन एंड इश्कीमिया एंड सोर्स ऑल्सो टू द एरिया। ठीक है, देन यू हैव टू असेस द neurovascular status of the casted extremity for 1-2 hour after the cast application also। then compartment syndrome में हमने पढ़ लिया था अभी। so it is accumulation of fluid in the muscle compartment resulting in increase in pressure that reduces the blood flow to the tissues and can lead to neuromuscular deficits, amputation and even death। ठीक है, so इसमें क्या होता है, compartment syndrome में fluid accumulation हो जाएगा muscle compartment में, which can result in increased pressure। ठीक है, blood flow में
इतना प्रेशर हो जाता है कि जो ब्लड फ्लो है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टिश्यूज़, एंड इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट, देन इश्कीमिया, एम्पुटेशन एंड देन डेथ ऑल्सो कैन अकर, ठीक है. Subject assessment of the subjective data, like for example of a patient with compartment syndrome, will find client report severe unrelenting pain and which is unrelieved by narcotic and paresthesias. सो जो आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा उसमें पेन बहुत सीवियर होगा, एंड इतना सीवियर होगा कि इवन इफ़ यू आर गिविंग द दीज पेन किलर्स तो वो रिलीव नहीं होगा उससे भी, ठीक है. एंड पेरेस्थीसिया भी देखने के लिए मिलेगा इन द पेशेंट्स. सो द नर्स विल ऑब्जर्व इफ़ अ क्लाइंट विद कंपार्टमेंट सिंड्रोम हैज़ एडिमा, पैरालिसिस, डिक्रीज और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस, देन डिलेड कैपिलरी रिफिल है और लिम्ब टेम्परेचर चेंजेस. तो ये ऑब्जर्व करना है क्लाइंट को, नर्स को, इन द क्लाइंट विद कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है. स्किन ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है. सो हमारा जो स्किन ट्रैक्शन है ये क्यों यूज़ करते हैं हम? मसल स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं. बक्स एंड रसल ट्रैक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन. ब्राइन ट्रैक्शन क्या करते हैं? आपका वर्टिकल सस्पेंशन ऑफ स्किन ट्रैक्शन इन विच द पेल्विस इज एलिवेटेड फ्रॉम द बेड. तो ब्राइंट में आपका 90 डिग्री जैसा एंगल बन जाता है, ठीक है. स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है आपके डायरेक्ट ट्रैक्शंस होते हैं जो कि आपको बोन्स में लगाते हैं, एंड उसमें पिन्स को यूज़ करते हैं, वायर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. अ स्ट्रेन इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी दैट अकर्स व्हेन अ मसल और टेंडन इज एक्सेसिवली स्ट्रेच, ठीक है. तो स्ट्रेन क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जो कि कब होती है? जब आपकी मसल या कोई भी टेंडन ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है. तो ज़्यादा स्ट्रेच होने से आपको स्ट्रेन होगा विच इज़ अ सॉफ्ट इशू इंजरी. एंड स्प्रेन क्या है? ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेचिंग की वजह से अगर आपका लिगामेंट को इंजरी हो रहा है, दैट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है. तो स्प्रेन में आपका लिगामेंट विल बी इन्वॉल्व एंड स्ट्रेन में आपका टिश्यू विल बी इन्वॉल्व. तो स्ट्रेन में टी याद कर लो, स्ट्रेन में टी आता है, तो देयरफॉर टिश्यू इज इन्वॉल्व, एंड इन स्प्रेन यू विल बी इन्वॉल्विंग योर ligaments. Then heat, moist compress, whirlpool bath, ultrasound, and these are all done to increase the vasodilation, and you have to decrease the muscle spasm, joint stiffness and pain. ये करना है आपने, ठीक है. कोल्ड पैक करने हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन देना है, कोल्ड पैक करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा विच विल डिक्रीज द स्वेलिंग, मसल स्पाज्म एंड पेन, ठीक है. देन इसमें क्या है? यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज़ अ केन, ठीक है, टू होल्ड इट इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब एक्सट्रीमिटी एंड एडवांस द केन इन द सेम टाइम एज द अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है, एक्सट्रीमिटी, ठीक है. सो इसमें क्या करना है? जो भी क्लाइंट है उसको अगर आपका ये स्प्रेन जो भी हो रखा है, यू हैव टू एडवाइज द क्लाइंट टू यूज़ अ केन मतलब डंडी जैसा यूज़ करने के लिए बोलना है, नॉट एग्जैक्टली डंडी, बट जो पेशेंट चल नहीं पाता उनको एक मेटल का स्टिक सा दे देता ना, तो वो यूज़ करना है, केन यूज़ करना है. एंड इट शुड बी हेल्ड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ठीक है. लेफ्ट साइड अगर आपका इंजर्ड है तो यू हैव टू होल्ड इट इन द राइट साइड. तो जो अफेक्टेड इंजरी है उसके ऑपोजिट आपने उसको पकड़ना है, एंड जैसे आप अफेक्टेड लिम्ब को चला रहे हैं वैसे ही आपने केन भी एडवांस करना है, चलाना है, ठीक है. सो द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ऑन द यूज़ ऑफ वॉकर टू मूव द वॉकर स्टेप विद द अफेक्टेड लेग and then step with the unaffected leg because the walker is designed to take weight from the affected leg. तो वॉकर में जब भी आप पेशेंट को मूव करवा रहे हैं, सो वॉकर के साथ आपको अफेक्टेड लेग पहले मूव करवाना है, देन अनअफेक्टेड लेग, ठीक है. देन जो वॉकर्स यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू टेल द पेशेंट्स टू होल्ड द अपर बार्स, ठीक है, मूव वॉकर फॉरवर्ड एंड देन स्टेप इन टू इट. देन यूज़ ऑफ प्रॉपर लेंथ ऑफ क्रच यूज़ करने होते हैं आपको, प्रॉपर लेंथ. देन दीज आर सम गेट्स, 4 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, स्विंग गेट, ठीक है. सो 4 पॉइंट गेट में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन वेट बेयरिंग इज़ अलाउड ऑन बोथ द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, बोथ द एक्सट्रीमिटीज़ में आप वेट डाल सकते हैं. एडवांस द राइट क्रच, स्टेप लेफ्ट फुट, एडवांस द लेफ्ट क्रच एंड देन राइट फुट, ठीक है. अगर आप पहले राइट क्रच रख रहे हैं देन यू हैव टू पुट द लेफ्ट फुट आगे, उसके बाद आप लेफ्ट क्रच आगे रखेंगे, देन राइट फुट. दिस इज़ द 4th पॉइंट गेट. 2 पॉइंट गेट में क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ 4 पॉइंट गेट, ठीक है. इसमें क्या होता है? राइट क्रच मूव करेगा विद लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट विद राइट क्रच, दोनों साथ साथ मूव करेगा 2 पॉइंट गेट में.
3 point gait में used when weight bearing is permitted at only one extremity, ठीक है। 3 point gait तब यूज़ करना है जब आपका वेट आप सिर्फ एक ही एक्सट्रीमिटी में डाल सकते हैं, दोनों में नहीं। सो यू हैव टू एडवांस बोथ द क्रचेस एंड देन अफेक्टेड लिम एक्सट्रीमिटी जो भी है आपका वो मूव करना है, एंड यू हैव टू मेंटेन अ गुड बैलेंस affect and advance the unaffected leg then, and you have to support your body weight on the hands, ठीक है। तो गेट्स, ये गेट ना कुछ 3-4 गेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका ना एक बारी थ्योरी अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज दीज आर अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, इसे बोलने से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इफ़ यू ड्रॉ द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड इट मोर ईजिली, ठीक है। स्विंग थ्रू गेट भी हमारा एक तरह का गेट है। देन जब आप क्रच के साथ चढ़ रहे हैं, सो आपने क्या करना है, यू हैव टू गो विद द अनअफेक्टेड लेग, ठीक है। एंड देन आपको इंजर्ड लेग और क्रच दोनों एक साथ आगे मूव करना है। देन वी कम टू इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपका क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपका हेयर, स्किन, नेल्स, सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, दीज ऑल आर इन्वॉल्व, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द डिसऑर्डर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री? सो यू हैव टू इंश्योर पेशेंट का कंफर्ट, providing the patient client education regarding the medication and the procedures, ठीक है। स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर विच अफेक्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, मोस्टली आपका सन रेज, एक्स रेज, आर्सेनिक एंड कोल की वजह से यू हैव दिस स्किन कैंसर, ठीक है। जो क्लाइंट मोर रिस्क में है या हाई रिस्क में है विद स्किन कैंसर, तो दे आर विद फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड दोज हु हैव हिस्ट्रीज ऑफ प्रीवियस मेलानोमा, ठीक है। बर्न हमारा थर्मल हीट की वजह से हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो सकता है, एंड ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन भी हो सकता है। सो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, अगर कोरोसिव केमिकल्स की वजह से बर्न हुआ है, देन यू हैव टू वॉश विद नॉर्मल सलाइन इमीडिएटली आफ्टर अ केमिकल बर्न, ठीक है। जो बर्न है, इट डिस्ट्रॉयज योर एपिडर्मिस, allowing the tissue fluid to escape and leaving the individual vulnerable to infection. Then the extent of burn and injury is most often determined the rule of nines, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या 9 है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 18 है, यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग, ठीक है। देन बर्न इंजरी में हमारे 4 फेजेस होते हैं, एमर्जेंट, शॉक, डायूरेटिक, कॉन्वल्सेंट, ठीक है। तो एमर्जेंट फेज में आपको क्या होता है, यू हैव टू स्टेबिलाइज द पेशेंट, ठीक है। एंड एमर्जेंट में आपका आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पेशेंट जो है उसको यू हैव टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न एंड स्टेबिलाइज द पेशेंट, ठीक है। एमर्जेंट में ये करना है। शॉक में आपको क्या करना है, 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्न, ये वाला फेज होता है। डायूरेटिक में फ्लूइड रिससिटेशन होता है। कॉन्वल्सेंट में आपका वुंड केयर, ये वाले सब आते हैं, ठीक है। देन विद सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, दैट इज द फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है, जैसे सोलर बर्न हो गया। सो नर्स का मेन कंसर्न है पेन मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें पेन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जो आपका 3rd डिग्री और 4th डिग्री होता है, वहाँ पे आपका पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, पेन नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट गोल थेरेपी फॉर अ क्लाइंट विद सीरियस थर्मल बर्न इज टू मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस टू अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक शॉक, DIC, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो हमें जब भी बर्न होता है, फर्स्ट थिंग इज़ टू फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमें फ्लूइड रेसिसिटेशन इज़ मेन, ठीक है। देन आफ्टर 72 आवर्स जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए वो होता है अबाउट टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। सो फर्स्ट में हम प्रायोरिटी देंगे टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, देन वी विल गो फॉर द इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन द लेटर 72 आवर्स के बाद, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी डिस्कस टुडे, एंड आई विल टेल यू कि आप जो ये पॉइंट्स हैं इनकी अच्छे से थ्योरी भी एक बार ही अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। बिकॉज ये जस्ट आपके सुपरफिशियल पॉइंट्स हैं, ये आपको उतना हेल्प आउट नहीं करेंगे, बट येस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो उसमें हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू इट। एंड अभी तो हम 70 पेजेस तक पहुंच गए हैं, सो और 70 पेज रह गए, देन वी विल बी कंप्लीटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग विद दिस। सो टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड मीट यू टुमारो।